और दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, हम संसद के बारे में बात कर चुके थे पिछली वीडियो में। तो अब हम बात करने वाले हैं लोकसभा और उसकी आज शक्तियों के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि आर्टिकल 79 में संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। और संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाद में, क्योंकि लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। लेकिन निम्न सदन होने के नाते भी इसको सबसे ज़्यादा पावर दी गई है इस वजह से, क्योंकि ये इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस वजह से सारी पावर्स जो होती है वो जनता के पास होती है। यही कारण है दोस्तों कि लोकसभा को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की यानी फिनेंशियल पावर की। तो लोकसभा को भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है। वहीं वार्षिक बजट पास करना और सभी प्रकार के जो खर्चों की स्वीकृति वो हमारा लोकसभा ही देता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। जब वित्त विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसमें कुछ संशोधन सहित या डायरेक्ट उसको वापस करना होता है। अगर उसको वो वापस नहीं करता है तो भी ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा उससे स्वीकृत है, मतलब राज्यसभा उसको बजट को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर ये कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, राज्यसभा कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और अपना सुझाव देते हैं, तो लोकसभा चाहे तो उस सुझाव को माने या ना माने। दोनों सदनों से पास होने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, यानी राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसको विधेयक मान लिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राज्यसभा वो 14 दिन के अंदर उसको वापस नहीं करती है, तो भी लोकसभा यही जो, क्योंकि उसकी कॉपी एक इनको राज्यसभा को दी जाती है, तो यही जो सेम है वैसे उठा के राष्ट्रपति को दे देते हैं और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि वो दोनों सदनों से पारित हो गया है। ये हम बजट की बात कर रहे हैं या वित्तीय विधेयक की बात कर रहे हैं। करते हैं लोकसभा के वैधानिक शक्तियों की। तो लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। लोकसभा संघीय सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। यदि किसी राज्य में वैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो राज्य के लिए कानून लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है तो उसके लिए भी, उस स्टेट के लिए भी जो शक्तियाँ हैं, जो कानून बनाए जाएंगे, वो लोकसभा बनाती है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी विरोध उत्पन्न होता है तो इसकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु प्रायः सभी महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में पास होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है तथा वही पास हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा विधेयक को पास न करे या 6 माह तक उस पर कोई कार्यवाही न करे तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों में जब वाद विवाद हो जाता है किसी भी विधेयक को लेके, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बुला लेता है। संयुक्त बैठक में जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर हमेशा करता है। इस वजह से लोकसभा स्पीकर करता है क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो है वो लोकसभा से ही चुनकर आता है, और वो भी डायरेक्ट किससे चुन के आते हैं, लोग चुन के लाते हैं। तो इस वजह से इसको लोकसभा के अध्यक्ष को ज़्यादा पावर दी गई है कंपेयर टू सभापति जो कि राज्यसभा का होता है। तो जब ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता ये करता है और फिर भी अगर वोटिंग बराबर हो जाती है तो ये वोट भी दे सकता है, इसको वोट देने का भी अधिकार है। लेकिन उसी सिचुएशन में जब दोनों बराबर वोट पे फंस जाए तो महत्वपूर्ण वोट देने का अधिकार है लोकसभा के स्पीकर को। अधिकतर बार दोस्तों यही होता है, जब लोकसभा किसी विधेयक को पास करना चाहती है लेकिन राज्यसभा उसको सहमति नहीं देती है तो ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और देख सकते हैं आप कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो हमेशा विजय लोकसभा की ही मानी जाती है। क्यों? अगर आप देखिए प्रेजेंट की बात करें तो 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में, वही राज्यसभा में कितने होते हैं? मात्र 250, यानी इसका जस्ट डबल है। और
किसी भी अगर साधारण विधेयक को पास होने के लिए कितने विधेयक की ज़रूरत होती है? 2/3। और कई सारे तो विधेयक ऐसे भी होते हैं जो 50% से एक ज़्यादा वोट हो जाता है तो भी मान लिया जाता है। कार्यकारिणी पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है और संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो यहाँ आपको एक और मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो अगर सामूहिक रूप से बात की जाएगी तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं अगर इंडिविजुअल की बात की जाए व्यक्तिगत रूप से तो वो राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति अगर जैसे कोई बंदा सही से काम नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति को ये बोलेगा कि आप इसको इस पद से हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको हटा देता है। इस वजह से ये माना जाता है कि इंडिविजुअली वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, वहीं पूरा ग्रुप से माना जाए तो लोकसभा की। क्यों? क्योंकि अगर यही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी तो मान लिया जाता है कि पूरी लोकसभा भंग हो गई है। इस वजह से सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों एवं उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबंधी मंत्री को उन प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद की आलोचना करने के साथ साथ उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, अभी हम आगे बात करेंगे। मंत्रिपरिषद में अधिकांश सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा निम्न सदनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं हर एक पॉइंट इसलिए नोट करके रखता हूँ कि ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने पूरा वही लिखा है वही बोलते जा रहे हैं। तो देखिए मैं बोलने के अलावा कई एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं नोट डाउन इसीलिए कर लेता हूँ ताकि आपको एक भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न। लोकसभा के अधिवेशन के दिनों में प्रतिदिन प्रश्नों का 1 घंटा निश्चित होता है। सदस्य नियमानुसार मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्रियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो ये देखिए प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई भी मंत्रिपरिषद से कोई प्रश्न पूछना चाहता है सदस्य तो वो या तो लिखित या मौखिक रूप से भी उससे पूछ सकता है। कई मंत्री चाहते हैं कि हमको लिखित चाहिए तो वो रिटर्न देना पड़ता है, अगर मौखिक रूप से चाहते हैं तो वहाँ पे मौखिक रूप से पूछते हैं, उसका आंसर तुरंत वहाँ पे देना होता है। बहस। सदस्य किसी भी विषय पर बहस में भाग लेकर कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और कार्यपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों इस वजह से किया गया है ताकि कोई भी जब विधेयक पास हो तो अपोजिशन इसीलिए होता है, अपोजिशन का कार्य ही ये होता है कि आलोचना करो और क्या क्या उसमें कमियां हैं उसको गिनाओ ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगा तो वो जो सामने वाली जो भी बहुमत में है पार्टी वो जैसा चाहेगी वैसा विधेयक पास करवा लेगी। तो इस वजह से अपोजिशन को भी रखा जाता है, वही बहस करके अधिकतर वही आलोचना करते हैं, फिर उसको अमेंडमेंट करके या चेंजेस करके या कभी कभी ना भी चेंज करके उसको पास करवा लिया जाता है, क्योंकि वो बहुमत उनको पास होता है। लेकिन अपोजिशन पार्टी का इसलिए होना बहुत ही आवश्यक है। ध्यानाकर्षण। यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है तो वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव प्रायः मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव। यदि कोई 20 सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है तो ऐसी बहस के समय मंत्रियों की आलोचना की जाती है। एक होता निंदा प्रस्ताव। यदि लोकसभा निंदा प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। निंदा करना मतलब सीधे से पता चल रहा है ना कि कोई कार्य सही से नहीं कर रहा है तो उसकी निंदा कर सकते हो, लेकिन निंदा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको त्यागपत्र देना होगा। आपकी प्रश्न पर उत्तर मतलब प्रश्न उठा सकते हैं आपके कार्य पर कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन निंदा प्रस्ताव कभी भी अगर पास होता है तो उसका मतलब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना नहीं होता है। उसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है निंदा करना।
अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यदि लोकसभा समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सारी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। देखिए, यही डिफरेंस है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव का ये मतलब होता है, कभी कभी गठबंधन की सरकार बन जाती है और कुछ मंत्री जो होते हैं फिर पीछे से हाथ खींच लेते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, जिसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उससे यह बोला जाता है कि आप बहुमत सिद्ध करिए, और अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। 8 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह और 1999 में अटल जी को विश्वास मत प्राप्त ना करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। अब देखते हैं चुनाव संबंधी क्या क्या इसके पास पावर होती है, यानी इलेक्शन के वर्क। लोकसभा अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रपति के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी बना रखी है कि कैसे कैसे इनका चुनाव हो सकता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने एक पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर आप जाइएगा, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उस पर मैंने अच्छे से एक एक चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, विद इनकी सारी पावर्स, क्या क्या पावर होती है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये होते हैं चुनाव संबंधी कार्य। और यहाँ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर, जब लोकसभा के सभी सदस्य चुन के आ जाते हैं तो फिर उसमें से जो सबसे बुजुर्ग आदमी यानी सबसे एक्सपीरियंस जो होता है, ओल्डेस्ट, उसको राष्ट्रपति चुनता है। और यही जो आदमी मिल के इन सब को वोट दिलाता है, मतलब शपथ दिलाता है इन सबको। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष को भी शपथ ये दिलाता है, जिसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा को उसके अध्यक्ष पद के लिए शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा को उसके अध्यक्ष पद के लिए कोई शपथ नहीं दिलाता। लोकसभा को हमेशा शपथ जो मिलती है वो लोकसभा का सदस्य होने के नाते मिलती है, ना कि अध्यक्ष के नाते। अब बात करते हैं विधिक शक्तियाँ यानी मिसलिनियस पावर के बारे में। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन घोषणा को स्वीकार या रद्द कर सकती है। आपातकालीन घोषणा को 1 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा अलग अलग समर्थन मिलना आवश्यक है। तो यहाँ 1 महीना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 महीने के अंदर दोनों सदनों को इसका सुझाव देना ही है, या तो वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। लेकिन इसके बारे में बताना ज़रूरी है, ये प्रश्न पूछा गया कि कितने महीने के अंदर, तो 1 महीना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि लोकसभा आपातकाल की घोषणा लागू करने के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे तो आपातकाल की घोषणा लागू नहीं कर सकती। लोकसभा के 10% सदस्य अथवा अधिक सदस्य घोषणा की अस्वीकृति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोकसभा की बैठक बुला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक और प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कोरम के बारे में, कि लोकसभा की कोरम कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने सदस्य होने चाहिए। तो 1/10, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 10%। किसी भी विधेयक को अगर पास कराना है तो वो कम से कम 10% सदस्य उसमें बैठे होने चाहिए, तब वो सिग्नेचर करेंगे और वो पास किया माना जाएगा। या अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सारे सदस्य नहीं आ पाते हैं किसी बीमारी की वजह से, या कोई सदस्य बाहर गया होगा, तो कम से कम 10% सदस्य होने ही चाहिए, तभी कोई विधेयक पास हो सकता है, अथवा नहीं। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करती है।
लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय आते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने प्रश्न नहीं समझा तो मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रश्न ये है दोस्तों आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के अलावा कई सारी यूनियन टेरिटरी का भी उच्च न्यायालय है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी की अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं होता है, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर। अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है, तो इन तीनों को छोड़कर अब किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं होता है। तो फिर उनके अगर वहाँ उनको केस करना होगा तो कहाँ जाएंगे? तो वो जाते हैं जो सबसे पास में जो उनका उच्चतम न्यायालय होता है। तो आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है। करते अनुच्छेद 108 की, तो इसमें संसद की संयुक्त बैठक की बात कही गई है, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था ये सब। अब बात करते हैं अनुच्छेद 85 के सब क्लॉज फर्स्ट की, तो इसमें कहा गया 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। बात करते हैं संसद सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना, मतलब किस किस कंडीशन में उसका पद जो है वो रिक्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 101 में क्या कहा गया ये बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, नहीं तो जो पहले वाला सदन था उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। मतलब मान लो आप लोकसभा के पहले सदस्य थे, फिर बाद में आप राज्यसभा के भी सदस्य चुन लिए जाते हैं, तो आपको राज्यसभा को या लोकसभा को दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर आप 10 दिन के अंदर अपना निर्णय नहीं लेते हैं तो क्योंकि आप पहले लोकसभा के सदस्य थे, इस वजह से ये मान लिया जाएगा कि आपने लोकसभा का त्याग पत्र दे दिया है, अब आप राज्यसभा में रहेंगे। हमेशा बाद वाले का जो है वो मान लिया जाता है और बाद वाली की ही निरस्त किया जाता है। यदि कोई संसद का सदस्य है और राज्य विधानमंडल के किसी निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 के दिन के अंदर त्यागपत्र देना होता है, नहीं तो उसको संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी ऑटोमेटिक। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो आप संसद हो, लोकसभा में आप निर्वाचित हो, लेकिन आपने लोकल जो बॉडीज़ होती हैं यानी विधानसभा का आपने इलेक्शन लड़ा यानी विधायक के लिए और आप जीत गए, तो अब आपको 14 दिन के अंदर बताना होगा कि हमको लोकसभा का मेंबर रहना है या विधानसभा का मेंबर रहना है। अगर आप ये नहीं बताते हैं तो लोकसभा क्योंकि बड़ी सदन होती है, इसलिए मान लिया जाएगा कि आपने इसका त्यागपत्र दे दिया है और आप छोटे सदन में हो। यदि कोई सदस्य से 60 दिन के बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो संबंधित सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। मतलब अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक उपस्थित नहीं होता है, जब भी लोकसभा का सत्र जिस समय चल रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं, उस समय अगर 60 दिन तक उपस्थित नहीं रहता है तो जो लोकसभा का स्पीकर है तो वो उसको उसके पद को रिक्त कर देता है। क्योंकि वो अगर वो सूचना दिए बिना रहता है, अगर सूचना दे के जाता है तब तो ठीक मान लिया जाता है, अगर सूचना नहीं देता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 101 के सब क्लॉज 4 की। इसमें कहा गया है 60 दिन की अवधि में सत्रावसान के दिनों को नहीं गिना जाएगा और ना ही 4 दिन से अधिक स्थगन में इसे गिना जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्थगन भी काफ़ी लंबा चला जाता है, तो अगर 4 दिन से अधिक का स्थगन है तो उसे नहीं गिना जाएगा फिर 60 दिन में। 101 के सब क्लॉज 3 में क्या कहा है, इसके अनुसार कोई भी सदस्य स्पीकर या सभापति को अपना लिखित स्वैच्छिक त्यागपत्र दे सकता है और 35वें संविधान संशोधन के अनुसार स्पीकर या सभापति इस बात का अंतिम निर्णय लेगा कि सदस्य का त्यागपत्र स्वैच्छिक है या बलपूर्वक है। यदि त्यागपत्र बलपूर्वक है तो अध्यक्ष या सभापति त्यागपत्र लेने से इनकार भी कर सकता है। मतलब ये देखा जाता है कि आप स्वेच्छा से दे रहे हो या आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप अपना पद त्याग दो। अगर उनको पता चलता है कि ये फोर्सफुली कराया जा रहा है तो उनका वो त्यागपत्र कैंसिल भी किया जा सकता है। सदस्यों की अयोग्यताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र 100 में किया गया है। कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, और वो पागल है या नहीं उच्च न्यायालय इसकी घोषणा करता है। और वो अगर वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी उसके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
अनुच्छेद 102 के सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है? 10वीं सूची के आधार पर दल बदल परिवर्तन करके, अगर वो दल परिवर्तन कर लेता है तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 103 और विवाद अनुच्छेद 102 के अंतर्गत दल बदल को छोड़कर अन्य सभी मामलों में राष्ट्रपति आयोग से परामर्श करने के बाद निर्णय लेगा और राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाता है। निर्वाचन संबंधी विवाद अगर होता है, संसद सदस्य के निर्वाचन मामले में अंतिम निर्णय संबंधी राज्य का उच्च न्यायालय करेगा। उच्च न्यायालय किसी भी निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है। अब संसद के सत्र की बात कर लेते हैं फटाफट। तो अगर हम लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 4 सत्र होते हैं। बजट सत्र, जिसको ग्रीष्मकालीन सत्र कहा जाता है, फरवरी से मई के बीच में होता है। वर्षाकालीन अधिवेशन मानसून सत्र कहा जाता है, जुलाई से सितंबर के बीच में। और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर और दिसंबर में। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशन में विभाजित कर दिया गया है। यानी ये तो होता ही है, ये जो बजट वाला होता है पहला, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस तरह से उसमें 4 सत्र माने जाते हैं राज्यसभा में। तो ये तो था दोस्तों कुछ लोकसभा के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।